श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वरदे वीणावादिनी वरदे, वरदे वीणावादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, वरदे वीणावादिनी वरदे, वरदे वीणावादिनी वरदे। काट अंधुर के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निरझर, महाजननी ज्योतिर्मय निरझर, कलु स्वभेद तम हरि प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, भर दे वीणावादिनी भर दे। आज जय हो जय हो जगत जननी माँ सरस्वती के चरणों में सतकोट नमन करते हुए आप सब लोगों के सामने राधे श्याम राधे। शिक्षक दिवस पे दो शब्द कहने की चेष्टा कर रहा, और मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राष्ट्रपति राधाकृष्णन की जन्मदिन है, और आज ही पुण्यतिथि है मदर टेरेसा का भी। ये शिक्षक दिवस तो हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे शिक्षालय में, विद्यार्थी जीवन था मेरा, हम लोगों के समय से लेकर अब तक तमाम सारे शिक्षक दिवस पर छोटे छोटे से वो टिकट भी मिलते थे कि भाई उसको सबको खरीदना है, अपने पॉकेट में लगा के आना है। शिक्षक दिवस के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है हमें और आप सब लोगों को कि शिक्षक और गुरु में खास अंतर क्या है। ज़्यादा अंतर तो नहीं है। अगर आप हमारे दृष्टिकोण पर दृष्टिपात करना चाहें तो मैं बहुत ही विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि शिक्षक और गुरु में इस तरह का अंतर है कि दोनों एक पैरेलल रास्ते हैं, दोनों के रास्ते जो हैं वो समानांतर है। और समानांतर इस सेंस में है कि एक व्यक्ति जो है निरक्षर को साक्षर बनाता है, और दूसरा जो व्यक्ति है वो संसार में तत्व को बताता है, आत्म तत्व को बताना, ब्रह्म तत्व को बनाना, जीवन का सत्य बताना, जीवन की को सत्यपथी मार्गी बनाना, या यूँ कह लीजिए कि भगवान से एक तार जोड़ने का जो सिलसिला है ये गुरु ज्ञान के द्वारा संभव है। और लेकिन ये भी समझ लीजिए कि जो साक्षर करने वाले जितने भी शिक्षक हैं वो भी गुरु के ही समतुल्य हैं, गुरु ही हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो भी हमें जीवन का रास्ता दिखाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, यहाँ तक कि इतना पढ़ाते लिखाते हैं कि हर क्षेत्र में कौन सी ऐसी शिक्षा नहीं है जो शिक्षा वो नहीं देते हैं। भाई चाहे कोई शास्त्र हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे नागरिक शास्त्र हो, चाहे भौतिक शास्त्र हो, चाहे रसायन शास्त्र हो, चाहे राजनीति शास्त्र हो, चाहे सैन्य शास्त्र हो, चाहे किसी प्रकार का जैविकी शास्त्र हो, चाहे बॉटनी की शास्त्र बॉटनी हो, चाहे वनस्पति विज्ञान हो, चाहे आपका जैविकी विज्ञान हो, सभी जगह पर तो है, खगोल शास्त्र हो, कोई भी चीज़ हो, सबके शास्त्रों के शास्त्री, सबके आचार्य तो भाई शिक्षक ही तो हैं। अगर वो आपको सही रास्ता नहीं दिखा सकते, सही ढंग से पढ़ा नहीं सकते, साक्षर आपको नहीं बना सकते, तो वे गुरु के पद पर उनकी गरिमा कहाँ सुशोभित हो सकती है। और उनके द्वारा पढ़ाए गए सब लोग एक से ऊंचे ऊंचे पदों पर विराजमान होते हैं जिनकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। भले ही गुरु जीवन भर वो जिस क्लास में पढ़ाता है उसी क्लास के अंदर वो ज़्यादा सीनियर टीचर हो जाता है, लेकिन ये कहा जाए कि भाई वो कुछ बन गया तो वो बनता नहीं, बल्कि हर साल फेल हो जाता, क्योंकि अपना वही चैप्टर पढ़ाता। लेकिन लड़के उन्हीं चैप्टरों को पढ़ करके सर्वाधिक अंक पाते हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे शीर्षस्थ पदों पर चले जाते हैं। तो निश्चित रूप से साक्षर बनाने का काम, एक निरक्षर को साक्षर बनाना, अक्षर ज्ञान देना, आ से आम, आ से कहना, और साथ छत्रंग ज्ञान तक ले आना, उसके बाद अक्षरों का जोड़ तोड़ करके बनाना, जोड़ घटाना सिखाना, जोड़ घटाना गुणा भाग बताना, यही सब चार चीज़ें तो हैं गणित में। चार चीज़ गुणा, जोड़ घटाना गुणा भाग, और बाकी अक्षर के अक्षर ज्ञान। तो इन सब चीज़ों को बताने के लिए भी एक बड़ा समर्पण चाहिए, और वो समर्पण करने के बाद वो व्यक्ति जो है वो जीवन जीने की कला सिखाता है। तो साक्षर करने वाला जो शिक्षक है वो भी एक बार गुरु ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगर वो कोई गुरु धारण करता है तो किसी के गुरु के शरण में जाकर के वो भी आत्मा परमात्मा के बीच का जो मिलन है या उसकी जो आत्म अनुभूति है उसके लिए वो गुरु दीक्षा ले सकता है। लेकिन गुरु ज्ञान प्राप्त करने वाला भी है कि उसका जो श्रेष्ठ गुरु होगा उससे भी उसमें ज्ञान प्राप्त किया होगा, तो उनकी एक परंपरा निरंतर चली आती है।
तो वो परंपरा के मठाधीश होते हैं, जो गुरु ज्ञान देने वाले होते हैं। लेकिन इनके साथ मठाधीश वाली जैसी बात कोई नहीं है। अगर इनका पद खत्म हो गया तो पद खत्म हो गया। तो ये तो मैं एक बात की बात बता रहा था, इसलिए आपको आपके सामने बता दिया। लेकिन सच ये है कि गुरु जो शिक्षक है वो विद्या मंदिर का कुशल कारीगर होता है। कुशल कारीगर होता है, ये हमने किताब में पढ़ा। मेरे ख्याल आचरण की सभ्यता नामक एक पाठ था जिसको कि अध्यापक कुंवर सिंह ने लिखा था। ये मैंने इंटर में लोगों को पढ़ाया था। तो उसके अंदर एक शब्द कहीं पर आया है जिसमें वो लिखते हैं कि ये विद्या मंदिर का एक शिक्षक जो होता है वो एक प्रकार का कुशल कारीगर है, मिस्त्री है, और दूसरे शब्दों में कहिए कि शिल्पकार है, और दूसरे शब्दों में कह दीजिए कि बहुत बड़ा सोनार है। स्वर्णकार क्या कहते हैं, सोने और सोने के जो जो आभूषण नहीं है, केवल सोने ठोस धातु है। उस धातु को ठोक ठोक करके खूब पतले से पतले, अच्छे से अच्छे जितने भी आभूषण गढ़े जा सकते हैं, जिस तरह सोनार गढ़ता है, ऐसे ही जो शिक्षक है वो भी उसको गुरु ज्ञान के द्वारा गढ़ता है, अपने से साक्षर बनाता है। साक्षर बनाने के बाद वो विद्यार्थियों को एक अच्छा सा रास्ता दिखाता है। उसके पढ़ाए हुए बच्चे जब IAS PCS बनते हैं, पूरे विश्व में एक नाम कमाते हैं, और तो वो कहता है कि गुरु जी ने हमने पढ़ाया था। मुझे अपनी बात, अपने बचपन की बहुत सी बातें याद है कि जिसमें उन्होंने गुरु जी जब हम लोग को पढ़ाते थे, तो एक बात उन्होंने बताई थी जो आप शायद आप लोग जानकर बड़ा आश्चर्य होगा। आजकल के गुरु जी तो बिल्कुल बताते ही नहीं थी। एक शब्द में कह दूँ, उससे पहले अपने गुरु जी की बात करना शुरू करूँ। उसमें उन्होंने कहना नहीं चाहिए कि जैसे होता है कि यू आर वेल एजुकेटेड बट यू आर नॉट कल्चर्ड। तो कल्चर्ड और एजुकेटेड में कितना बड़ा अंतर है भाई? इतना बड़ा अंतर है कि भाई एक पढ़ा लिखा आदमी जिसे कहते हैं भाई क्या बात करते हो या गंवार हो, तो गंवार सुनने के लिए होगा कि भाई आप यू आर एजुकेटेड बट नॉट कल्चर्ड। तो कल्चर में जो शब्द सुसंस्कृत बनाए, आपको एक बहुत बड़ी सभ्यता का एक मुलम्मा चढ़ा देवे, उसका नाम शिक्षक है। शिक्षक केवल यही नहीं कि किताब में से 10 क्वेश्चन बता दिया और आप पास होकर के चले आए, मान लो आपको बहुत बड़ा तरक्की हो गई, कुछ नहीं। ज्ञान तो ज्ञान है भाई, तरक्की तो तरक्की है, लेकिन साक्षर बनाने के साथ साथ उसे सुसंस्कृत बनाना भी गुरु का काम है। ये हम लोगों के समय में होता था। अब भैया 100 बार तोबा मैं बताना चाहता हूँ कि अब ऐसा नहीं है। अब साक्षर बनाने वाला जो गुरु है वो स्वयं भी वो बहुत बड़ा क्या कहते हैं व्यवसायीकरण हो गया है। उसके अंदर एक प्रकार की एक शोषण क्षमता आ गई है। उसको एक प्रकार का पैकेज चाहिए कि भाई हम आपको ज्ञान देंगे, आपको नोट्स देंगे, आपको किताबें कापियाँ देंगे, आप हमको इतना रुपया दे जाइए सालाना, और सालाने का हिसाब किताब चल रहा। हम लोग सब भाई ऐसा बिल्कुल नहीं था। और हम लोगों ने सीखा कि गुरु जी को जो सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो बहुत निस्वार्थ भाव से। वो तो ये एक गुरु जी हमारे जो थे वो विज्ञान पढ़ाते थे। हम में विज्ञान के विद्यार्थी रहे, तो उन्होंने एक बार कहा था कि क्या नाम भौतिक शास्त्र पढ़ा रहे थे, तो उसमें चाहते थे कि हमारे पास जो कलम लेकर के आए वो ऐसा होना चाहिए कि स्मूथली रन करें। जैसे हम कॉपी के ऊपर रखें तो वो भागे, ये ना हो कि कॉपी का पन्ना रगड़ रहे हैं, अभी तक सही नहीं निकल रही उसमें से। तो ये कापी रगड़ रही, कापी फटी जा रही है, लेकिन अभी तक आपके स्याही बाहर नहीं आई और कलम से लिखा नहीं जा सकता। तो वो तुरंत उसी समय वो पेन, निब वाली पेन होती थी, उसको तोड़ के फेंक देते, कहते थे पेंसिल आओ, पेंसिल से लिखा करेंगे। तो उन्होंने एक स्लोगन कहा था कि पेन इज द टंग ऑफ माइंड। पेन जो है मस्तिष्क की जबान है। अगर आपके मस्तिष्क में कोई बात आ रही है, उन्होंने कहा कि मान लीजिए किसी बहुत बड़े ऐतिहासिक जगह पर खड़े हैं, किसी महल में खड़े हैं, ताजमहल के पास खड़े हैं, बहुत बड़े भव्य मंदिर के पास खड़े हैं, और आपको देखकर ऐसा लग रहा कि इस पर आप 2 शब्द लिखना चाहते हैं, लेकिन लिखें कैसे? लिखने के लिए कलम निकाला, कलम चली नहीं रही, तो आपके मन की अभिव्यक्ति जो है तत्कालिक प्रभाव से जो आई थी वो तो खत्म हो गई। अब जो घर पहुँचे, घर तक जाते जाते वो भी भूल जाएंगे। तो जो आवेश तत्कालिक प्रभाव से आता है, उसको लिखने के लिए तो लेखनी सही ढंग से काम नहीं कर रही, तो बेकार है। तो वो कह देते थे कि भाई देखो, कलम रखो तो ऐसा रखो कि चलने वाला हो, नहीं चल सकता तो पेंसिल रखो। तो नहीं तो वो कहते अपने किताब के फ्रंट, उस पर कॉपी के फ्रंट पेज पर लिख दीजिए कि पेन इज़ द टंग ऑफ माइंड। पेन जो है मस्तिष्क की जबान है, और उसको जान के तो हम लोग बड़े डरे रहते थे, डरते डरते सब काम करते थे, भाई कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे कि गुरु जी नाराज़ हो जाए और जो कुछ कॉपी में प्रैक्टिकल में नंबर देना है वो भी जीरो हो जाए। तो बड़ी समस्या हो जाती थी। मैं इंटर की बात बता रहा हूँ आपको। उसके बाद फिर एक हमें गुरुजी मिले जो वो पढ़ाते थे, क्या कहते हैं,
अरे मतलब अध्यापिका थी, उन्होंने मुझे बताया था कि भाई जब हमसे कहती थी कि आप एक पेज राइटिंग लिखा करें, आपको मैं सब विश्वास विश्वास दिलाता हूँ, आप मानिएगा चाहे न मानिएगा। सन 64 में मैं 8वें दर्जे में पढ़ता था। तब से लेकर आज तक, 64 से लेकर के 58 साल हो गया और मैं आज तक राइटिंग लिखता हूँ। तो वो एक बात बताती थी कि देखो ऐसा है बेटा कि राइटिंग इज ए रियल पिक्चर ऑफ योर हार्ट। राइटिंग इज ए रियल पिक्चर ऑफ योर हार्ट। राइटिंग जो है, जो सुलेख है, जो लेखनी है, वो आपके हृदय की सच्ची तस्वीर है। तो ऐसा लिखिए कि कम से कम सुलेख भी हो, पठनीय भी हो, साथ साथ सुग्राह्य भी हो, समझ में आए। ये ना हो कि आपका लिखा हुआ आप खुद ही नहीं पढ़ पा रहे, जैसा कि आमतौर पर होता है। आजकल यही होता है कि भाई लिखने वाला तो लिख के चला जाता है, उसके बाद लोग सोचते रहते हैं किसी दूसरे से प्रभाव, भाई देखो लिखा क्या है, देखो लिखा क्या है। ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी वैज्ञानिक में मैंने सुना है कि वो अपनी लिखी हुई राइटिंग खुद नहीं पढ़ पाते थे। तो वो कहती थी उनका मुझे बहुत प्रभाव पड़ा। हमने हाथ से सेंठी की कलम से, साथ साथ यह है कि निब वाली पेन से खूब लिखा और वो लिखने के बाद में फिर स्केच बना गया, उससे हम अपनी राइटिंग लाते, सबको शुभकामनाएं लिखते थे। करते करते मेरा जीवन का 58 वर्ष जो है केवल लिखन में अभी तक चला, अभी भी। तो वो कहती थी एक पेज लिखो, आधा पेज लिखो, आधा पैराग्राफ लिखो, कोई चीज़ किताब से लिखो, जरूरी नहीं किताब से लिखना, अखबार का कोई पेज ले लीजिए, लिखिए। अब ये कौन बताएगा? जो गुरु ज्ञान देने वाला तो नहीं बताएगा, ये तो साक्षर करने वाला ही बता सकता है। तो वो साक्षर करती थी, उन्होंने मुझे हिंदी में पढ़ाया, अंग्रेजी में पढ़ाई, सभी कुछ पढ़ाया। तो कहने का मतलब ये है कि दो अध्यापकों ने बहुत कुछ बताया। एक हिंदी के टीचर थे, वो मुझे ये बता, मैं आज आपको सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें आज की तारीख में आपको देखने सुनने को नहीं मिलेगी। यूट्यूब पर पड़ा रहेगा, कभी भी ज़िंदगी में जिसको समझ में आए देखेगा, सुनिएगा, हम रहे चाहे न रहें, लेकिन ये बताया हुआ एक इतिहास है। तो वो कहते थे कि देखो भाई, जो अच्छा लड़के क्या करते थे, क्लास से जैसे होता है जनरल फुटिंग, जीएफ लिख दिया और क्लास से बाहर हो गए। ब्लैक बोर्ड पर जीएफ लिखा हुआ है, आधे ज़्यादा बैठे, आधे निकल चुके। तो वो हाजिरी लेते समय जैसे हाजिरी लेते फलाने एक्स वाई जेड कहा और धीरे धीरे देखा तो पूरा क्लास साफ, 10-5 लोग बैठते थे। तो जाते समय अगर किसी को उन्होंने देख लिया, वो हिंदी के टीचर थे, इंटर की बात आ रहा हूँ, तो वो तुरंत बताते, कहते थे भैया ऐसा है, बुरा न माना बेटा, अपने साथ ईमानदारी बरतो, ईमानदारी, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे, जीवन भर पछताना पड़ेगा। और निश्चित रूप से हमने अपने जीवन काल में ऐसे बहुत से लोगों को देखा जो क्लास कट करते थे, जो क्लास से भाग जाते थे, उनको हमने रोते और तड़पते हुए देखा है और वो पूरी शिक्षा नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब यह है कि गुरुजन उस वक्त के थे, बड़े ईमानदार थे, बड़े समर्पित थे और बच्चों को पढ़ाने के लिए वो जैसे कोई चीज़ मढ़ी जाती है और उसको तराश करके सुव्यवस्थित की जाती है, ये काम गुरु जी वाला भी क्या करते। आज के ज़माने में भाई मैं तो समझता हूँ कि सभी लोग प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं और कौन से क्या चीज़ है, सब कुछ है, लेकिन विद्यार्थियों को सही विद्यार्थी बना दिया हो, भाई मैं कल्पना के आधार पर कह सकता हूँ कि बना दिया जरूर हुआ। मैंने तो नहीं जानता हूँ, क्योंकि अभी में हमें पढ़ाई में जब लड़के मिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई उनको कुछ नहीं आता। एक जगह मैं बैठ गया, मुझे वहाँ पर क्या नाम, उसका नाम तो ज्ञानवाणी नाम की पत्रिका निकल रही थी, उसमें हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, बड़े सर थे, आज उनको मैं स्मेल कर रहा हूँ। तो ये प्रताप नारायण टंडन साहब, जो अब नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने 56 साल वहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हिंदी के रहे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। यद्यपि उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी उनका एक दृष्टिकोण था कि भाई वो हमें समझते थे कि मैंने उनको पढ़ाया, तो मेरा बड़ा ही वो रिस्पेक्ट करते थे। राय श्याम बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, ऐसे कहते थे। तो वो ये उन्होंने मुझे कहा कि जाइए ज्ञानवाणी पत्रिका में, आप वहाँ पर सब जो हम लड़कों भेज रहे हैं, जो हमारे अंडर में पीएचडी कर रहे हैं, उनको आप बताइए और ये पत्रिका निकलनी है। खैर मैं चूँकि संपादन कार्य में करता था, मैं नेशनल हेल्थ प्रेस में था, मैं पत्रकार रहा, तो मैं चला गया वहाँ। अब देखा कि सबके सब पीएचडी, तो मैं उसमें सोचने लगा कि मैं तो पीएचडी हूँ नहीं और इनको बताऊँगा क्या। तो लेकिन जिस वक्त मैंने उनको एक काम दिया और देने के बाद हमने उनसे 1 हफ्ते बाद पूछा कि भाई इसमें आपने कुछ, आप लोगों ने कुछ किया, तो वो लोग कहने लगे ऐसा, मेरा मुँह ताक रहे। मैंने पूछा भाई ऐसा क्या बात, तो कहने लगे सर ऐसा है कि, मैंने कहा आप लोग तो पीएचडी होल्डर हैं, तो उन्होंने कहा कि आप विश्वास मानिए, हम लोग पीएचडी होल्डर हैं, लेकिन किसी सब्जेक्ट के किसी खास चैप्टर में हमने रिसर्च किया। हम होल इंटायर सब्जेक्ट का मुझे कोई ज्ञान मान नहीं है।
मेरा दिल दिमाग जो था एक बार ठनका। हमने कहा कम से कम मेरे चैन में चैन आई, अन्यथा तो मैं यही सोच रहा था कि मैं सबसे ज़्यादा गधा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता इन पीएचडी वालों के सामने। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि मैं कम से कम उनके लिए भी फिट हूँ। तो मेरा हम लोगों ने जो पढ़ाई करी है उसमें माता पिता के समान गुरुजी होते थे, डांटते फटकारते थे, आँख भी दिखाते थे, चुमकारते फुचकारते भी थे, और ये सोचते रहते थे कभी इनका अनित ना होने पाए। तो मैं ऐसे शिक्षकों के बारे में सत सत नमन करता हूँ। आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि शिक्षा जरूर ग्रहण करिए, शिक्षार्थी बनिए, और सच्चे मायने में उन गुरुजनों की अवहेलना मत करिए जो सचमुच आपको रास्ता दिखाते हैं। बाकी तो सब लोग जितने व्यवसायी हैं, व्यवसायीकरण हो गया, अब तो कहने सुनने की बातें नहीं। हाँ, जो बात अभी मैंने अपने आपको बता दी कि ईमानदारी अपने साथ बरतिए, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। तो आपके पास जितनी देर मन हो पढ़ाई करिए, जितनी देर मन हो ना पढ़ाई करिए, लेकिन जब पढ़िए तो आप और आपकी किताब, इसके बाद दूसरा कोई नहीं दिखाना, यही इसी का नाम ईमानदारी। तो जो शिक्षक है वो बहुत बड़ा कुशल कारीगर है, वो एक बहुत बड़ा सुनार है, वो एक बहुत बड़ा पथ प्रदर्शक है। ऐसे महापुरुष का आज का दिन रूप मनाया जाता है। तो सभी लोग विद्यार्थी हैं, सभी लोग शिक्षक हैं, सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा अपनी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और जो सचमुच मेरे गुरुजी हैं उन सबको हृदय से नमन करता हूँ, और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप भी इस दिन को इसी रूप में मनाएं कि उनके प्रति अपनी सेवा भाव और श्रद्धा भाव प्रकट करें। सर राधे श्याम राधे। आप सब लोग हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय श्री राम, जय श्री राम।